पाठ 11 ज़ेन कथाएं। ज़ेन विचारधारा जापानी बौद्ध धर्म की एक विशिष्ट शाखा है जो मनुष्य की जागृति पर जोर देती है। ज़ेन कथाओं का लेखन अनुयायियों के बौद्धिक विकास के लिए किया गया। इनका उद्देश्य था आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना ताकि वे सच को जान सकें। इस पाठ में 3 ज़ेन कथाएं दी गई हैं। इन कथाओं को सुनकर जानते हैं कि इनमें क्या संदेश दिया गया है। चाय का प्याला। मैजी काल 1868 से 1912 के दौरान एक जापानी आचार्य ज़ेन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रमण नान इन के पास आया। नान इन न जाने क्या सोचकर प्याला भर जाने के बाद भी अतिथि के लिए उसमें चाय उड़ेलता रहा। प्याले से गिरती चाय की ओर कुछ क्षण तक आचार्य चुपचाप देखता रहा। आखिर उससे संयम नहीं रखा गया तो बोला, बस बस, प्याला पूरा भर गया है, अब इसमें एक बूंद भी चाय नहीं समाएगी। श्रमण शांत भाव से कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस प्याले की तरह तुम भी तो अपनी मान्यताओं और विचारों से लबालब भरे हो। उसे खाली किए बिना तुम्हें ज़ेन दर्शन के बारे में भला क्या समझा सकता हूँ। पद की उपेक्षा। मैजी काल के दौरान क्योतो के तापोकु मठ में एक प्रसिद्ध श्रमण रहता था। उसका नाम था कैचू। एक दिन क्योतो के गवर्नर की इच्छा हुई कि वह उससे मुलाकात करे। मठ के परिचारक ने श्रमण के सामने कार्ड प्रस्तुत किया जिस पर लिखा था, कितगाकी गवर्नर क्योतो। कैचू ने परिचारक को कार्ड लौटाते हुए कहा, मेरा इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है, कह दो उसे फौरन यहाँ से चला जाए। परिचारक ने विनम्रता से गवर्नर को कार्ड लौटाया तो वह तुरंत श्रमण की मंशा भांप गया। वाकई मुझसे भारी गलती हो गई। उसने बिना देर किए अपनी गलती सुधार ले। गवर्नर क्योतो को पेंसिल से काटकर उसने परिचारक को कार्ड वापस सौंपते हुए कहा, अपने गुरु से एक बार और पूछ लीजिए। परिचारक फिर से श्रमण के पास पहुंचा। श्रमण ने कार्ड पर नजर डालते ही कहा, यह कितगाकी है क्या? मैं जरूर मिलना चाहूंगा उससे। बुद्ध प्रतिमा के गिरफ्तारी। एक व्यापारी अपनी पीठ और दोनों कंधों पर रेशमी कपड़े की 50 गांठें लिए जा रहा था। गर्मी से परेशान होकर उसने रास्ते में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा की छां तले विश्राम करने का विचार किया। पास में सारी गांठें रखकर वह लेट गया। लंबा रास्ता, गांठों का बोझ और गर्मी के मारे वह इतना थक चुका था कि लेटते ही गहरी नींद आ गई। जब आंख खुली तो एक भी गांठ नहीं दिखी। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। ओका नाम के प्रसिद्ध न्यायाधीश ने जांच के लिए कार्रवाई शुरू की। न्यायाधीश ने अविलंब अपना निर्णय सुनाया। हो न हो बुद्ध की उसी प्रतिमा ने माल चुराया है। निरीह जनता के माल की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है, किंतु वह पूर्ण रूप से उसमें असफल रही। इस बेमिसाल गैर जिम्मेदारी के लिए उसे फौरन गिरफ्तार करो। आदेश मिलने की देर थी कि पुलिस ने वह प्रतिमा हिरासत में लेकर न्यायाधीश के सामने पेश की। भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उसकी गिरफ्तारी। उत्सुक दर्शकों की भीड़ से कचहरी खचाखच भर गई। क्या शाक्य मुनि की प्रतिमा को भी दंड मिलेगा? कैसा सिर फेरा है, किंतु उसके न्याय का सर्वत्र दबदबा था। कानाफूसी और कोलाहल से कचहरी गूंज उठे। न्यायाधीश ओका ने न्याय की कुर्सी पर बैठते ही तैश में आकर उत्सुक श्रोताओं को घुड़की पिलाई। इस तरह बेशर्मी से हंसने, शोर मचाने, अदालत को सिर पर उठाने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम सबने अदालत की अवमानना की है, उसका मखौल उड़ाया है। इस अपराध के लिए अदालत तुम्हें जुर्माना और कैद की सजा देती है। लोगों ने तुरंत क्षमा याचना की। न्यायाधीश ने थोड़ा नम्र होकर कहा, हर व्यक्ति को जुर्माना तो अदा करना ही पड़ेगा। अलबत्ता एक रियायत दे सकता हूँ,
3 दिन के भीतर कपड़े की एक एक गांठ पेश करने वाले को माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा कैद की सजा बरकरार रहेगी। एक व्यक्ति द्वारा पेश की गई गांठ को व्यापारी ने तुरंत पहचान लिया। यही न्यायाधीश ओका की न्याय बुद्धि थी। असली चोर से सारा माल बरामद करके उसे सख्त सजा दी गई। दर्शक अपनी अपनी गांठें लेकर ओका के अद्भुत न्याय की प्रशंसा करते व खुशी लौट गए। दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध?